तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आप अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्लास 10th का अर्थव्यवस्था का सबसे पहला चैप्टर है और उसका हम लोग पूरा सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्र ऑब्जेक्टिव। आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, ये हम आपको बस बताना चाहते हैं कि इस पर क्लास 12th का भी हिंदी पढ़ाया जाता है और ये हमारा हो गया उसने कहा था। ये चैप्टर है क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर हिंदी, सबसे दूसरा चैप्टर है हिंदी का और उसका नाम है उसने कहा था। उसका सारांश भी चलेगा और उसका सारांश खत्म हो गया है। अगर आपके कोई दोस्त हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन में हम क्लास 12th का हिंदी पढ़ा करके रखे हुए हैं। तो आप जिस मुद्दे से आए हैं, जिस उद्देश्य से पढ़ने यहाँ पर आए हैं, हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं, बस आपको ये दिखाने के लिए लगाया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग करने वाले थे। तो अब हम लोग बिना समय गवाए अपना स्टार्ट करते हैं। क्या तो देखिए, आप इसी के लिए आए होंगे और हम आपको यही पढ़ाएंगे। तो आप जिस तरह से मेरा अगर जो बच्चा जिसने सब्जेक्टिव पढ़ रखा है टोटल का टोटल, मैंने पूरा चैप्टर को कम से कम 8-9 पार्ट में गया है वीडियो, एकदम धीरे धीरे पढ़ाए हैं। अगर आप नए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। टोटल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का बटन उस पर टिपिएगा, नीचे टोटल डिस्क्रिप्शन में पार्ट बाई पार्ट वहाँ पे चढ़ाया हुआ है वीडियो। आप उसको देख लीजिए और उसको पढ़ने के बाद ही अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप तुरंत खुद बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसमें कहता है कि निम्न में से किसने, देखिए निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कहता है कि निम्नलिखित निम्न मतलब होता है नीचे। ये जो नीचे लिखा गया है इसमें से किसे सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती आता है। तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि हमारा, देखिए, क्या पंजाब पिछड़ापन में आता है, कि केरल आता है, कि बिहार आता है, कि दिल्ली आता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हर एक ऑप्शन को आप हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। तो आपके उत्तर के लिए बता दिया जाए कि भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य आता है क्या आता है, तो बिहार आता है। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वो एक प्रकार का पिछड़ा हुआ राज्य है। तो पढ़िए और पढ़ लिख करके इस राज्य को आगे लेकर के जाइए, क्योंकि देश का भविष्य आप लोग ही हैं, हम लोग ही हैं और हमारा ही काम है कि देश को आगे लेके जाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि निम्न में से, देखिए इसमें है कि निम्न में से किसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। तो किसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, इनमें से किस देश में, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों हो। इसका मतलब होता है कि ऐसा देश जहां दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था हो। मतलब आप स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ सरकारी स्कूल भी होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होना चाहिए। मतलब कि हर चीज़ दोनों होना चाहिए, प्राइवेट भी होना चाहिए और सरकारी भी होना चाहिए। तो कौन सा देश है, तो हम कहते हैं कि अमेरिका है, क्या रूस है, कि भारत है, या किनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आना चाहिए कि इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है, तो भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे आप भारत में रहते तो देखे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज भी होता है, सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, हर चीज़ सरकारी है जो प्राइवेट भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र में भी कहा जाता है। मतलब कहता है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्या द्वितीय क्षेत्र को,
कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को या सेवा क्षेत्र को? हमारे पास 3 क्षेत्र होता है। सबसे पहला होता है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उसके बाद होता है सेवा क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? क्या सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, या कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि किसका बात कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र तो हमारा कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ कृषि कार्य वाले काम होते हो, मत्स्य पालन, मछली पालन, कोयला उत्खनन, सब्जी मंडी, जितना है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। समझ में आया? आपको बेहतर से एकदम पढ़ाया गया है ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। इसमें कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में एक योग का गठन किया गया था, उसका गठन कब हुआ था वही हम देखते हैं। योजना आयोग का मतलब होता है कि भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, वही उस बैठक में बताया जाता है और उसे ही कहते हैं योजना आयोग। योजना आयोग जो है प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है और प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही प्रधानमंत्री थे, इसलिए योजना आयोग का गठन उन्हीं के द्वारा किया गया था। और देखिए क्या इसका आंसर है? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि क्या बोलता है। देखिए आपको एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से छूटेगा नहीं, बस आपको इसमें याद करना है। 10-15 मिनट का क्लास रहेगा, उसमें आपको हर एक ऑब्जेक्टिव मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए। इसमें कहता है जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? 1888 में, 1889 में, 1890 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो आपका आंसर होना चाहिए 1989। यही आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 1989। मतलब कि 1889 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना का गठन हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इसमें कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1952 में। एकदम याद रख लीजिए, एकदम याद रखना है तो रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे और अब हम समझते हैं कि यहाँ पे अगला ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो कह रहा है योजना आयोग को भंग के मतलब होता है नष्ट करना या उसका नाम बदल देना। ठीक है, उसको भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब उसको भंग करके एक नया आयोग का निर्माण किया गया है। उस आयोग का नाम क्या है? क्या उसका नीति आयोग है या वित्तीय आयोग है, राज्य वित्तीय आयोग है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर मालूम है तो बहुत अच्छी बात। अगर आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर से जरूर लिखना है। ठीक है, तब हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नीति आयोग। कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। नोबेल पुरस्कार है वो होता है जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है, जो उस तरह का काम करते हैं उन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए, कोई भी क्षेत्र में कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर आपका काम उस लायक रहेगा तो आपको भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। तब बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या इकबाल यूनुस थे, या मोहम्मद इकबाल ये थे, या मोहम्मद ये थे, या साफिक यूसुफ थे? तो इनका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इनका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए, आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिल सकता है। आपको यहाँ से 2 ऑप्शन, एक इसका नाम था बैनर्जी,
इन्हीं को मिला था नोबेल पुरस्कार। इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं है और उनका नाम क्या है? बनर्जी। बनर्जी आपको याद रखना है, उन्हीं को मिला था नोबेल पुरस्कार। अगर इनमें से बात किया जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है जिनको मिला था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इनको भी मिला था, लेकिन इनके लिए ये बात नहीं किया गया है। ठीक है, ये उनका नाम है बनर्जी। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अब कहता है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं कीजिएगा तब तक भारत का विकास संभव है या नहीं है? किसने कहा था? आपको बताना है किसने कहा था। वो कौन थे जो जिन्होंने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, हमारा बिहार का विकास, अपना बिहार का विकास नहीं होगा जब तक भारत का विकास संभव नहीं है? तो किनका का नाम था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, या नरेंद्र मोदी, या तो इनमें से कोई नहीं? सबसे पहला बात कि नरेंद्र मोदी तो होंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय कुछ है ही नहीं थे। ये बहुत पहले की बात है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। तो नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल नहीं होंगे। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ में आया? उन्हीं का नारा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं कीजिएगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है कहता है किसने कहा, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? आपको मालूम है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था आपको बताना है। क्या 1950, 1951, 2005 से 2015? बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अब देखिए आगे का जो कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। हम आपको पहले ही बताए हैं, अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो आप इसका टोटल सब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए, उसके बाद हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आप खुद पर खुद बतैले चल जाइएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। हर एक जो MBBI प्रश्न होता है उन सब को यहाँ पे बताया गया है। समझ में आया? तो बताइए किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? कि सेवा क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर आना चाहिए कि सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। यहां पे कहता है देखिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहता है। अब कमेंट में आप बोलिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वो हो गया हमारा, क्या सेवा क्षेत्र है, या कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वो हमारा हो गया औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को भी द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए, आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग बिजी आदमी हैं, और बिजी आदमी का टाइम कितना लिया जाता है आपको तो मालूम है। बिजी आदमी का टाइम बिल्कुल नहीं लिया जाता है। आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो उनका टाइम बहुत कीमती है, हम समझते हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे हम। अब देखिए भारत में आर्थिक व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था है बताइए? भारत में किस प्रकार का है? क्या समाजवादी है, मिश्रित है, या पूंजीवादी है? देखिए पूंजीवादी का मतलब होता है कि क्या भारत में सिर्फ प्राइवेट चीज़ है। प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ, प्राइवेट का मतलब जैसे स्कूल प्राइवेट हो गया, कॉलेज प्राइवेट हो गया, हॉस्पिटल प्राइवेट हो गया। क्या सरकारी भारत में कुछ भी नहीं है? रेलवे सरकारी है, एयरपोर्ट सरकारी है कि नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं। यहाँ पे कहता है भारत में आर्थिक, चलिए ये हो गया है हमारा।
यहाँ कहता है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। भारत की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में हमारा एक राज्य है बिहार। तो बताइए सब्जी उत्पादन में बिहार का केवां स्थान है, कितने स्थान पर ये सब्जी उपजाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे स्थान पर। समझ में आ गया आपको, केवें स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर बिहार है जो सब्जी का उत्पादन करता है। यहाँ तक कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे समझिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत में पड़ोसी देश 3-4 गो है। उत्तर में कौन सा हो गया, उत्तर में हो गया हमारा चीन हो गया। पूर्व में कौन सा हो गया, पूर्व में हमारा हो जाएगा, ये होते हैं किसे कहते हैं इसको, पाकिस्तान, ठीक है। और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, और इस साइड हो गया हमारा कौन, म्यांमार, ये सब हो जाता है बांग्लादेश, म्यांमार। तो हमारा पड़ोसी देश कौन है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, भारत से भी अधिक है प्रति व्यक्ति आय वहाँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब जो हमारा कहता है भारत, चलिए ये भी तो हमारा हो ही गया है। देखिए इसमें कहता है कि भारत के जमशेदपुर में, भारत के जमशेदपुर में, सॉरी बिहार के जमशेदपुर, बिहार में एक जमशेदपुर है, टाटा की तरफ है, आप देख गए होंगे। लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना कब किया गया था। जो टाटा स्टील के द्वारा लगाया है, टाटा जो है उनके द्वारा है, उनके द्वारा लगाया गया कारखाना है टाटा। वही बताता है कि जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया था। तो क्या लगाया गया था, 1901 ईस्वी, ये लिखा हुआ है 1901, ये लिखा हुआ है 1905, ये लिखा हुआ है 1907 और ये लिखा हुआ है 1912। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 1907। 1907 ईस्वी में भारत में बिहार के जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात का स्थापना हुआ था। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा और नहीं तो अनेक होंगे। ये हो जाएंगे 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे कहता है कि निम्नांकित में कौन सा देश, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मतलब यहाँ पे कहनाम है इनका कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में आता है। विकसित का मतलब होता है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो। देखिए क्या अमेरिका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, भारत हो जाएगा या इंडोनेशिया हो जाएगा। तो सबसे विकसित हमारा देश होता है वो है अमेरिका। और अमेरिका का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो है 45 ट्रिलियन। कितना है, 45 ट्रिलियन। चाइना का है 14 ट्रिलियन और उसके बाद भारत का है 4.5 ट्रिलियन। मतलब समझिए कि हमारे से 10 गुना ज़्यादा है किसका, अमेरिका का जीडीपी। भारत से 10 गुना ज़्यादा है अमेरिका का जीडीपी। वहाँ तक पहुँचने में हमको ना समझिए कि कितना साल लग सकता है। और जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो अमेरिका का जीडीपी कहाँ तक पहुँचल रहेगा, सोचिए आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आगे का जो प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या, कि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्योंकि भारत में है मिश्रित, इसमें है पूंजीवादी और इसमें भी है मिश्रित। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी पूंजीवादी है। और यहाँ कौन सा हो जाएगा, रूस एक प्रकार का
कौन सा है? रूस एक प्रकार का समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ कोई चीज़ प्राइवेट नहीं है, यहाँ सब चीज़ सरकारी में आता है। कुछ है प्राइवेट, लेकिन बाकी सब मैक्सिमम सब है, सब सरकारी है। देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? क्या ऊर्जा कोयला से नहीं मिलता है, पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, विद्युत से नहीं मिलता है? तो हम कहेंगे कि इनमें से सभी हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, यह है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का स्थापना कब किया गया था? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो यह आपको बताना है। क्या 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में? तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारा हुआ था 1983 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चलिए, आपको हम इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ कहता है विश्व पर्यावरण। चलिए, ये तो हमारा हो ही गया है जी। डबल क्वेश्चन क्यों आते हो भाई? एक बार में एक आ जाओ ना। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए। हाँ, हो गया। अब इसमें कहता है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिससे हमको आय की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे हमें आय की प्राप्ति नहीं होने वाली है, उसी को कहते हैं। क्या हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो हमको आर्थिक क्रिया नहीं मिलेगा? अगर हम खेती करेंगे, 2 बीघा खेती करेंगे तो हमको आर्थिक क्रिया का मतलब पैसा तो मिलेगा ही। तो ये मतलब कि ये हमारा है। अब कहता है कि बीमा का मतलब होता है LIC। आप किसी का LIC खोलेगा तो उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर सरकारी बीमा नहीं करते हैं तो आपको सरकार पैसा देगा, प्राइवेट करते हैं तो आपको आदमी पैसा देंगे। अब बताइए, इसमें कहता है परिवहन। क्या हम लोग गाड़ी छकड़ा चलाएंगे, टेम्पू चलाएंगे, बस चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे? साइकिल से तो पैसा हालांकि नहीं कमा सकते हैं, लेकिन साइकिल से सामान ढो करके पैसा कमा सकते हैं। तो क्या बताइए, अगर हम गाड़ी सब चलाएंगे तो क्या हम पैसा नहीं कमाएंगे? एकदम कमा सकते हैं। अब देखिए, बेरोजगारी। क्या हम लोग घर पे बेरोजगार बैठे ऐसे रहेंगे तो क्या हम पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बेरोजगारी। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए, यहाँ कहता है, इसको साफ करना पड़ेगा ना। हाँ, देखिए, इसमें कहता है निम्नांकित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण है? क्या हमारा चीन हो गया? क्या हमारा अमेरिका है? क्या हमारा भारत है? क्या हमारा इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि जो भारत है इसमें सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इधर। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और है और उसके बाद कुछ नहीं। कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है? हम आपको बताए थे कि पंचवर्षीय योजना लगा था भारत में। हम आपको पूरा चीज़ पढ़ा दिए हैं। और ये भारत में कब हुआ था? क्या 1950 से 55 चला था। पंच मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पंच। यहाँ पे लिखा है पंच। पंच का मतलब होता है 5, मतलब 5 साल के लिए। मतलब कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 50 से 5 55, 51 से 55, ये भी 55 हो जाएगा, ये भी 55। लेकिन कब से कब हुआ था? सबसे पहला हुआ था 51 से 56। 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक सबसे पहला पंचवर्षीय योजना चला था। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे और देखते हैं और समझते हैं। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इनमें से कौन है
जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है, क्या निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है सिर्फ निजी, इसमें मिश्रित नहीं है। मिश्रित का मतलब दोनों मिलना चाहिए। तो बताइए सार्वजनिक, ये भी सिर्फ सार्वजनिक है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों अगर क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर जुटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को जोड़ते हैं तो हमारा कौन सा क्षेत्र बनेगा, वो हमारा बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि सोचिए, निजी क्षेत्र का मतलब जहाँ हर चीज़ प्राइवेट हो और सार्वजनिक का मतलब होता है वहाँ सरकारी हो। तो बताइए भारत में प्राइवेट वस्तु भी है, सरकारी भी है, इसलिए यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इसमें कहता है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि जिस अगर मान के चले कोई आदमी गरीब है तो वो तुरंत रातों रात अमीर बन सकता है। अगर 100 में से 1% आदमी जो रातों रातों अमीर बन सकता है, वो कैसे अमीर बन सकता है, मेहनत के पैसे से कभी अमीर रातों रात मान के चले कि वो झोपड़ी में रह रहा है और सवेरे उठकर देख रहा है तो 5 तल्ला महल तैयार हो गया है। तो बताइए क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर उसको अमीर होना है तो धीरे 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 पैसा जोड़ते चलेगा, तब वो एक दिन 5 तल्ला मकान बनाएगा। तो इसके लिए आप उसको कम से कम 50 साल का टाइम लग जाएगा। तो बताइए कम समय है बेसी समय है, तो बेसी समय है, इसलिए इसको कहेंगे दीर्घकाल से। किससे, दीर्घकाल से। हमारा मतलब कि हम लोग लंबे अवधि से ही अमीर बनने का प्रयास करते हैं। रातों रात मतलब रातों रात अमीर बनना मतलब कि कुछ वैसा पैसा जो ब्लैक मनी हो, अवैध धन हो। अवैध धन और ब्लैक मनी में थोड़ा सा अंतर है। अवैध धन उसे कहते हैं जो काला काम करके लाया जाता है, जैसे कोई गोली मार दिए क्योंकि यहाँ किडनैप कर लिए, क्योंकि यहाँ चोरी कर लिए, वो होता है अवैध धन। और काला धन का मतलब होता है वैसा धन जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास ना हो। अगर आप मान करके चलिए कि आप पापा के पर्स से 5,000 रुपये मतलब 100 रुपये चुरा लिए हैं, तो वो आपका हो गया काला धन। अवैध धन भी, अवैध धन नहीं काला धन हो गया, क्योंकि उसके बारे में पापा को पता नहीं रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है। ये तो मालूम है कि बिहार एक राज्य है, लेकिन कैसा राज्य है, किस तरह का राज्य है। तो क्या एक औद्योगिक प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है। बिहार में आप सबसे ज़्यादा देखिएगा तो क्या होता है, खेती। क्या होगा तो खेती होगा। तो बताइए खेती का मतलब होता है कि कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक प्रकार का कौन सा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर, और ये कुछ प्रश्न और है, उसके बाद आपको छुट्टी। यहाँ पे लिखा हुआ है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जो गरीब आदमी है वो कैंसर रोग की तरह है। गरीबी अगर है तो वो समझिए कि उसका कैंसर रोग की तरह एकदम है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गरीबी से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं है बाबू, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल पड़ता है। कहता है किसने कहा था, इसमें कहता है कि किसने कहा था कि गरीबी एक कैंसर की तरह है, कैंसर रोग की तरह है। क्या अर्थशास्त्री कुजनेट ने, क्या अर्थशास्त्री कुजनेट ने, या अर्थशास्त्री मेडिसन ने, या प्रो लेविस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि क्या कहा था कि बीमारी मतलब गरीबी कैंसर रोग की तरह है, जो बढ़ते ही चल जाता है और उसको घटने का कोई रोक नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ कहता है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। क्या खाद्य फसल, खाद्य फसल का मतलब होता है कि बिहार में हर फसल होता है। गेहूँ, चावल, धान, आटा, गेहूँ हो गया, टमाटर हो गया, शकरकंद हो गया, लहसुन हो गया, बहुत सारा हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ईख हो गया, बहुत प्रकार के फसल होते हैं। तो हम कहेंगे कि व्यावसायिक फसल का मतलब होता है जिसको तुरंत निकालो तुरंत बेचो। व्यवसाय का मतलब तुरंत निकालो तुरंत बेचो। जैसे में हो गया आलू, आलू है कि तुरंत कबारो तुरंत बेचो। मूली, गाजर, शकरकंद,
बैगन, भंटा, ये सब कुछ हो गया, ये सब हो गया व्यवसायिक। तो इसमें कहेंगे कि ए और बी दोनों हो जाएंगे हमारे। कौन हो जाएंगे? ए और बी दोनों। मतलब भारत में दोनों प्रकार का फसल बिहार में उपजाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया था? तो वो हुआ था 1951 से लेकर के 1956 तक। 1951 से लेकर के 1956 तक। आप इसमें 55 साल जोड़ दीजिए। कितना साल? 55 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 55 साल जोड़िएगा तो 6 5 11 किए कि 5 5 कितना हो जाएगा? 5 5 10 मतलब 101 साल है। इसमें जोड़िए तो कहाँ तक पहुँचेगा? वो आपका पहुँच जाएगा कितना? ये पहुँच जाएगा 2007 से लेकर के 2012 तक। 2007 से लेकर के 2012 तक ना हमारा ये हो गया, ना हमारा ये होगा और ना हमारा ये होगा। तो बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 5 11 की 5 6 5 11 ठीक है। अब 5 5 10 10 1 11 ना होगा जी। गलत जोड़ते हैं आप लोग, बोलते भी नहीं है कि गलत जोड़ा हुआ है, गलत हिसाब है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब था? वो था 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक प्लास्टिक का कार्ड देगा, आपके बैंक में जितना पैसा रहेगा आप उस कार्ड के सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा कार्ड है जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं? तो वो हो गया हमारा एटीएम कार्ड। एटीएम प्रणाली। कौन सा प्रणाली हो जाएगा? एटीएम। ना ही हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली होगा और ना ही तो बैंकिंग प्रणाली होगा और ना ही तो इनमें से कोई होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो एटीएम। और एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वयं संचालित यंत्र। ठीक है। ऑटोमेटिक का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और देखिए इसमें कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताए थे। योजना आयोग का गठन वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो मतलब कि अगर अभी का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मतलब कि नरेंद्र मोदी हैं। वही हो गया हमारा योजना आयोग के मतलब कि कौन हो गए? अध्यक्ष हो गए। तो हमारा कौन होता है? नहीं तो राष्ट्रपति होता है, नहीं तो राज्य एवं मुख्यमंत्री, इनमें से कोई। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री, जो योजना आयोग के कुछ होते हैं अध्यक्ष होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इसमें कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। मतलब जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तो न भारत में बड़ा बड़ा कारखाना था, न तो फैक्ट्री था। तो उस समय क्या था? तो उस समय हमारा मात्र एक ही सहारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान। किसान का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? ये ना ये होगा और ना ही तो ये होगा और ना ही तो ये होगा। हमारा देखिए तीव्र आर्थिक विकास भी हो सकता है और नहीं तो इसके अलावा कृषि। अगर ऑप्शन में दिल रहेगा आपको कृषि तो आपको मारना है कृषि। अगर ऑप्शन में दिल रहेगा तीव्र आर्थिक विकास तो ये भी आपका सही है और कृषि भी आपका क्या हो गया? सही है। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? हम आपको सबसे पहले क्लास में बताए, सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे कि जो हमारा मत्स्य पालन प्राकृतिक संबंधित हर एक सेवा या कार्य सब होता है प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? ना हमारा द्वितीय क्षेत्र होगा, ना तृतीय क्षेत्र, ना इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं अगला प्रश्न। मतलब कि
पशुपालन और मत्स्य पालन, ये कौन से क्षेत्र में जाएंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र में जाने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो है कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय मतलब कि एक साल में वो देश ने कितना तरक्की किया है, जिस देश का अधिक है उस देश को क्या कहते हैं? क्या अविकसित कहते हैं, विकसित कहते हैं, अर्धविकसित कहते हैं या विकासशील कहते हैं? भारत देश है तो भारत एक प्रकार का विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत एक प्रकार का विकासशील देश है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मतलब कि, तो बताइए यहाँ पे जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक हो उसे कहते हैं क्या? विकसित देश कहते हैं। कैसा कहते हैं? तो उसे विकसित देश कहा जाता है जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पे कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार जो हमारा पीछे है उसका प्रमुख कारण क्या है? बताइए, हम बिहार पीछे क्यों हैं हर राज्य से? हर राज्य में ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं है और बिहार क्यों पिछड़ापन है? बताइए, क्या जनसंख्या के तीव्रता वृद्धि से, क्या जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण से, कि कृषि पर अत्यधिक जन भरा मतलब कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एकदम वैसे ही कृषि चल रहा है तो चल रहा है, कोई भी सुधार नहीं? क्या बाढ़ एवं सुखाड़ से का प्रकोप या उपर्युक्त सभी? तो हम आपको बता देते हैं कि उपर्युक्त सभी के कारण क्या है? बिहार एक पिछड़ापन का राज्य है। हमारा जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। जो बिहार है, बिहार का जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है, बस जनसंख्या बढ़ रहा है, इनकम नहीं। उसके बाद कहता है कृषि पर आधारित जनभार, कृषि भी उस तरह का है तो हमारा ये भी कारण हो सकता है। ये भी बाढ़, उत्तरी बिहार की अगर बात की जाए तो कोसी नदी में बाढ़ आता है हर साल और वो इतना तबाही मचाती है कि क्या हम आपको बताएं। इसमें ये तीनों हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएगा परफेक्ट एकदम इनमें से सभी। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। यह हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है। कहता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या हो सकता है? बताइए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या हो सकता है? क्या प्राकृतिक संसाधन, समाजवादी संस्थाएं या तकनीकी या मानवीय संसाधन? तो हो जाएगा आपको सामाजिक संस्थाएं। आप अगर समाज सेवा ही करते रह जाइएगा तो भारत को क्या प्राप्ति होगा, क्या मिलेगा? बताइए, उससे आर्थिक विकास है? कुछ भी नहीं। आप समाज सेवा फ्री में सब कुछ काम कीजिएगा तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। तो आज का हम लोग क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अगर आप कुछ लगा कि हम कुछ सीखे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर इस वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे हम नया वीडियो आपके पास डालेंगे तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। जो हमें सब्सक्राइब करेंगे उनके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए अंदाज में। तो जय हिंद, जय दोस्तों।